दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी बाय जोनाथन माइंड बुक के बारे में। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ अपराधियों, सीरियल किलर्स या फिल्मों के विलेन तक ही सीमित होती है। हमें लगता है कि हम जैसे नॉर्मल लोग तो अच्छे हैं, हमारे अंदर कुछ भी खतरनाक या गलत नहीं हो सकता। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग और थोड़ा असहज करने वाला है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क स्पेक्ट्रम मौजूद होता है, यानी अच्छाई के साथ साथ बुराई की संभावना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे कंट्रोल में रखता है और कोई उसे इस्तेमाल करना सीख लेता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इनके साथ एक साइड इफेक्ट भी होता है। हम ये मानने लगते हैं कि जो बुरा करता है वह हम जैसा नहीं है, वह अलग है, खराब है, डेंजरस है। इससे हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास मिलता है। हमें लगता है कि जब तक हम अच्छे हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। असल दुनिया में अच्छे लोग भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और कई बार खुद भी अनजाने में मैनिपुलेट करने लगते हैं। हर इंसान के अंदर एक प्रिमिटिव साइड होती है। इसे आप प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। ये वही इंस्टिंक्ट है जो हमें सरवाइव करना सिखाती है। जब कोई खतरा आता है तो हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज करते हैं। यही इंस्टिंक्ट अगर बिना कंट्रोल के हो तो मैनिपुलेशन, डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन का रूप ले सकती है। फर्क सिर्फ इंटेंशन और रिस्ट्रेंट का होता है। ज्यादातर लोग सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और कॉन्शियंस की वजह से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह रोक कमजोर होती है या लगभग नहीं होती। नार्सिसिस्ट्स, मैकियावेलियंस और साइकोपैथ्स जैसे लोग इसी डार्क स्पेक्ट्रम के उस सिरे पर होते हैं जहां एम्पैथी कम होती है और सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह नहीं कि हर नार्सिसिस्ट मर्डरर होगा या हर साइकोपैथ क्रिमिनल। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये लोग गिल्ट या रिमॉर्स को उतना फील नहीं करते जितना एक एवरेज इंसान करता है। इसलिए इनके लिए मैनिपुलेशन एक नॉर्मल टूल बन जाता है, जैसे हमारे लिए ऑनेस्टी या कोऑपरेशन। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, अगर हर इंसान के अंदर डार्क साइड है तो क्या हम भी कभी मैनिपुलेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। कई बार हम अपने फायदे के लिए हाफ ट्रुथ बोलते हैं, इमोशनल प्रेशर डालते हैं, गिल्ट क्रिएट करते हैं। हम इसे मैनिपुलेशन नहीं कहते, हम इसे सिचुएशन संभालना या स्मार्ट होना कहते हैं। लेकिन मैकेनिज्म वही होता है। यही रीजन है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी जरूरी है। समस्या तब होती है जब हम खुद को कंप्लीटली इनोसेंट मान लेते हैं, जब हम कहते हैं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। यही माइंडसेट मैनिपुलेटर्स के लिए सबसे आसान टारगेट बनाता है, क्योंकि जो इंसान मानता है कि दुनिया में सब उसके जैसे अच्छे हैं, वह रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है, वो ओवर ट्रस्ट करता है, ओवर शेयर करता है और बॉन्डेज कमजोर रखता है। मैनिपुलेटर्स बहुत सब्टल होते हैं। वे चिल्लाते नहीं, धमकाते नहीं। वे स्वीट होते हैं, चार्मिंग होते हैं, केयरिंग दिखते हैं। वे आपकी वीकनेस ऑब्जर्व करते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी, फियर, डिजायर, गिल्ट, द सब कुछ। फिर वे धीरे धीरे कंट्रोल लेते हैं। पहले छोटे फेवर्स, फिर इमोशनल हुक्स, फिर डिपेंडेंसी। और जब आपको रियलाइज होता है कि कुछ गलत है, तब तक आप इमोशनली उलझ चुके होते हैं। यह समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन हमेशा इविल इंटेंशन से नहीं होती। कई लोग बचपन में ही सीख लेते हैं कि अटेंशन पाने के लिए रोना, गिल्ट डालना या ड्रामा करना इफेक्टिव है। ये कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। बड़े होकर वही पैटर्न रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस और फ्रेंडशिप्स में यूज होने लगता है। व्यक्ति खुद को विलेन नहीं मानता, वह बस सरवाइव कर रहा होता है, लेकिन असर सामने वाले पर वही होता है, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट और इमोशनल एग्जॉस्शन। डार्क स्पेक्ट्रम को समझने का मतलब ये नहीं कि हम सिनिकल हो जाएं और हर इंसान को सस्पेक्ट करने लगें। इसका मतलब है रियलिस्टिक होना, ये मानना कि इंसान कॉम्प्लेक्स है, कोई पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट, पावर और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार अच्छे लोग भी गलत काम कर बैठते हैं अगर उन्हें लगे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। इसीलिए ऑडियंस ऑफ वन जैसा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप जानते हैं कि बाहर कोई देखे या न देखे, आपको खुद के सामने जवाबदेह रहना है, तब डार्क इंपल्सेस पर कंट्रोल बनता है। लेकिन मैनिपुलेटर्स के केस में ये इनर ऑडियंस कमजोर या एब्सेंट होती है। उन्हें वैलिडेशन बाहर से चाहिए, कंट्रोल चाहिए, सुपीरियॉरिटी चाहिए।
एक और खतरनाक बात यह है कि मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं। वे अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हर प्रॉब्लम के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है और खुद पर डाउट करने लगता है, शायद गलती मेरी ही है। यही मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। इसलिए डार्क साइकोलॉजी को समझना सेल्फ डिफेंस का पहला स्टेप है। जब आपको पता होता है कि कोई भी इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। आप बाउंड्रीज सेट करते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं कि वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं। आप ये समझते हैं कि एम्पैथी अच्छी चीज है, लेकिन ब्लाइंड एम्पैथी डेंजरस हो सकती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ज्यादा बैलेंस्ड इंसान बनते हैं। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी गुस्सा, जेलसी और कंट्रोल की इच्छा हो सकती है, तब आप कॉन्शियस चॉइस कर पाते हैं। सप्रेस करने से इंपल्सेस और मजबूत होती हैं। एक्सेप्ट करने से उन पर कंट्रोल आता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आग खतरनाक है, लेकिन अगर आप उसे समझते हैं तो वही आग खाना भी बनाती है और रोशनी भी देती है। डार्क ट्रेट्स भी वैसे ही हैं। असर्टिवनेस अगर ज्यादा हो जाए तो एग्रेशन बन जाती है। कॉन्फिडेंस अगर लिमिट क्रॉस कर दे तो नार्सिसिज्म बन जाता है। स्ट्रैटेजी अगर एथिक्स के बिना हो तो मैनिपुलेशन बन जाती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने डार्क साइकोलॉजी को और एम्पलीफाई कर दिया है। लाइक्स, वैलिडेशन, कंपैरिजन, ये सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को फीड करता है। लोग अटेंशन के लिए एग्जैजरेट करते हैं, फेक पर्सोनास बनाते हैं और इमोशनल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब डर में जीना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब क्लैरिटी है। जब आप क्लैरिटी से देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कौन जेन्युइनली केयर करता है और कौन सिर्फ यूज कर रहा है। आप ये भी समझते हैं कि कभी कभी आप खुद भी अननोइंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं, और यही रियलाइजेशन आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि डार्क स्पेक्ट्रम का एग्जिस्टेंस ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। इसे डिनाई करने से यह खत्म नहीं होता, बल्कि और पावरफुल हो जाता है। इसे समझने से आप न सिर्फ दूसरों से सेफ रहते हैं, बल्कि खुद के अंदर भी बैलेंस बना पाते हैं। आप स्ट्रांग बनते हैं, पैरानॉइड नहीं। आप काइंड बनते हैं, नाइव नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि हर इंसान के अंदर लाइट और डार्क दोनों हैं, तब आप लाइफ को ज्यादा मैच्योर तरीके से देख पाते हैं। आप एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। आप ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह कॉन्शियस ट्रस्ट चुनते हैं, और यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। हम अक्सर बुरे लोगों को एक ही नजर से देखते हैं। हमें लगता है कि जो मैनिपुलेट करता है, जो दूसरों को यूज करता है, जो इमोशनली या मेंटली नुकसान पहुंचाता है, वो बस गलत इंसान है। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि बुराई भी अलग अलग टाइप की होती है। हर मैनिपुलेटर एक जैसा नहीं होता। किसी को ईगो फीड करना होता है, किसी को पावर चाहिए, किसी को थ्रिल चाहिए, और किसी को बस दर्द देने में मजा आता है। यही कॉन्सेप्ट है डार्क ट्रायड, और उसका एक और डेंजरस एक्सटेंशन जिसे कई लोग फोर्थ एलिमेंट कहते हैं। डार्क ट्रायड कोई मूवी का नाम नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स का एक ग्रुप है। ये ट्रेट्स जब किसी इंसान में ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो दूसरों को मैनिपुलेट करने लगता है। ये मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। कई बार वो स्माइल के पीछे छुपी होती है, केयरिंग वर्ड्स के अंदर लिपटी होती है और कंसर्न के मास्क में आती है। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कंफ्यूज ना हो और इमोशनली ब्लाइंड न बने। सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। नार्सिसिस्टिक इंसान बाहर से कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और इंप्रेसिव लग सकता है। वो खुद को स्पेशल मानता है। उसे लगता है कि वो सबसे अलग है, सबसे बेहतर है, और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। उसकी सबसे बड़ी भूख होती है एडमिरेशन। उसे तारीफ चाहिए, अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। अगर उसे यह सब मिल रहा है तो वो बहुत स्वीट बन सकता है, लेकिन जैसे ही उसे इग्नोर किया गया या उसकी ईगो को चोट लगी, उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। नार्सिसिस्ट मैनिपुलेट इसलिए करता है ताकि उसका ईगो फीड होता रहे। वो आपको फील कराएगा कि आप लकी हैं कि वो आपकी लाइफ में है। धीरे धीरे वो आपको इमोशनली डिपेंड कर देगा। फिर आपकी छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करेगा और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करेगा। अगर आप उसे कन्फ्रंट करते हैं तो वो ब्लेम शिफ्ट करेगा। तुम ही ज्यादा सेंसिटिव हो,
तुम मुझे समझते नहीं। ये क्लासिक लाइंस होती हैं। उसके लिए रिलेशनशिप एक मिरर है जिसमें उसे खुद की ग्रेटनेस दिखनी चाहिए। अब आते हैं मैकियावेलियनिज्म पर। यह थोड़ा कोल्ड और कैलकुलेटेड होता है। मैकियावेलियन इंसान इमोशन से ज्यादा स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है। उसके लिए लोग पीसेस होते हैं जिन्हें सही टाइम पर सही जगह मूव करना है। वो बहुत पेशेंट होता है, तुरंत रिएक्शन नहीं देता। वो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। उसका गोल होता है पावर, कंट्रोल या टैंजिबल गेन, जैसे पैसा, पोजीशन या इन्फ्लुएंस। मैकियावेलियन मैनिपुलेटर अक्सर बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगता है। वो ड्रामा नहीं करता। वो इमोशंस दिखाने में भी स्ट्रेटेजिक होता है। अगर उसे सिंपैथी दिखानी है तो वो दिखाएगा, अगर उसे रूथलेस बनना है तो वो बनेगा। उसके लिए मोरालिटी फ्लेक्सिबल होती है, जो उसके काम आए वही सही। ऐसे लोग अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स या हाई कंपटीशन एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं, क्योंकि वहां रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंटेंशन को नहीं। तीसरा एलिमेंट है साइकोपैथी। यह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड ट्रेट है। साइकोपैथ हमेशा क्रिमिनल ही होगा, यह जरूरी नहीं। साइकोपैथी का कोर है एम्पैथी और रिमॉर्स की कमी। साइकोपैथ को फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक्शन से सामने वाले को क्या फील हो रहा है। वो गिल्ट फील नहीं करता। अगर उसे नुकसान हुआ तो वो रिग्रेट नहीं करेगा, बस अगली बार और स्मार्ट होने की सोचेगा। साइकोपैथ मैनिपुलेशन थ्रिल या इंपल्स के लिए करता है। उसे एक्साइटमेंट चाहिए। रूल्स तोड़ना, बाउंड्रीज क्रॉस करना, लोगों को कंफ्यूज करना, ये सब उसके लिए गेम जैसा होता है। वो बहुत चार्मिंग हो सकता है क्योंकि उसे इमोशंस की एक्टिंग आती है, लेकिन वो इमोशंस फील नहीं करता, बस मिमिक करता है। यही वजह है कि साइकोपैथिक मैनिपुलेटर्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि आप उन्हें देखकर ये नहीं पहचान पाते कि उनके अंदर एम्पैथी मिसिंग है। अब आता है वो फोर्थ एलिमेंट जिसे सैडिज्म कहा जाता है। ये शायद सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेट है। सैडिस्टिक इंसान मैनिपुलेट इसलिए नहीं करता कि उसे ईगो फीड करनी है या पावर चाहिए। वो मैनिपुलेट करता है क्योंकि उसे दूसरों को दर्द में देखकर मजा आता है। ये पेन फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी। कई बार इमोशनल पेन ज्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल लगता है। सैडिस्टिक मैनिपुलेटर्स टीजिंग, ह्यूमिलिएशन, गैसलाइटिंग और इमोशनल टॉर्चर को एंजॉय करते हैं। वो आपकी वीकनेस जानकर वहीं चोट करेंगे। और सबसे स्केरी बात यह है कि वो इसे जोक या फन के नाम पर जस्टिफाई कर देते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? ये लाइंस सैडिस्टिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के टूल्स हैं। डार्क ट्रायड और सैडिज्म को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये ट्रेट्स प्योर फॉर्म में रेयरली मिलते हैं। अक्सर एक इंसान में इनका मिक्स होता है। कोई नार्सिसिस्टिक प्लस मैकियावेलियन हो सकता है, कोई साइकोपैथिक प्लस सैडिस्टिक। इसलिए बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है लेबल्स लगाने से ज्यादा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग हमेशा पावरफुल पोजीशन में ही नहीं होते। कई बार ये विक्टिम रोल प्ले करते हैं, वीक दिखते हैं, हेल्पलेस बनते हैं, लेकिन अंदर से कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। मैनिपुलेशन हमेशा डोमिनेंस से नहीं होती, कभी कभी वल्नरेबिलिटी से भी होती है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम इंटेंशंस पर भरोसा कर लेते हैं, बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। कोई अगर स्वीट बोल रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो अच्छा है, लेकिन डार्क पर्सनालिटीज वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस में रिवील होती हैं। कंसिस्टेंसी की कमी, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट न करना, ब्लेम शिफ्टिंग और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। ये समझना भी जरूरी है कि हर नार्सिसिस्टिक ट्रेट या मैनिपुलेशन बिहेवियर का मतलब यह नहीं कि इंसान ईविल है। हम सब में कभी कभी नार्सिसिज्म, सेल्फिशनेस या मैनिपुलेशन आ जाती है। फर्क इंटेंसिटी और पैटर्न का होता है। जब यह बिहेवियर हैबिट बन जाए तब प्रॉब्लम होती है। डार्क ट्रायड और फोर्थ एलिमेंट को समझने का मकसद डर पैदा करना नहीं है, मकसद अवेयरनेस पैदा करना है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप इमोशनली हाईजैक नहीं होते, आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, ओवर जस्टिफाई नहीं करते, आप बाउंड्रीज सेट करते हैं और गिल्ट में नहीं जाते। सबसे पावरफुल डिफेंस है सेल्फ क्लैरिटी। जब आपको पता होता है कि आपको क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, तब मैनिपुलेशन काम नहीं करती। मैनिपुलेटर्स कंफ्यूजन में थ्राइव करते हैं, क्लैरिटी उनके लिए पॉइजन है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों में डिवाइड नहीं है। दुनिया कॉम्प्लेक्स है, लोग कॉम्प्लेक्स हैं। डार्क ट्रायड और सैडिज्म ह्यूमन नेचर के एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें समझकर हम न सिर्फ खुद को सेफ रखते हैं, बल्कि ज्यादा मैच्योर, ग्राउंडेड
और इमोशनली स्ट्रांग भी बनते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं तो आप नाइव नहीं रहते, लेकिन बिटर भी नहीं बनते। आप स्मार्ट काइंडनेस चुनते हैं, और आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है। हमें लगता है कि हम जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारी ओन चॉइस है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हमारा सबकॉन्शियस बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है, खासकर लैंग्वेज के जरिए। इसी जगह पर डार्क NLP का कॉन्सेप्ट सामने आता है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो ओरिजिनली सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब यही टेक्निक्स मैनिपुलेशन के लिए यूज की जाती है, तब ये डार्क NLP बन जाती है। डार्क NLP का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। इसमें मैनिपुलेटर वर्ड्स, टोन, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आपकी रियलिटी को धीरे धीरे बदल देता है। वो सीधे झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच को ऐसे ट्विस्ट करता है कि आपको खुद पर डाउट होने लगे। आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत समझ रहे हैं, शायद आपकी रिएक्शन ही ओवर हो रही है। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपका दिमाग खुद आपके खिलाफ काम करने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं रीफ्रेमिंग की। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन का फ्रेम बदल देना। फ्रेम यानी कॉन्टेक्स्ट, एंगल या पर्सपेक्टिव। मान लीजिए किसी ने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया। नॉर्मली आप गुस्सा महसूस करेंगे या हर्ट होंगे, लेकिन मैनिपुलेटर उस बिहेवियर को एक अलग फ्रेम में रख देगा। वो कहेगा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा था, या अगर मैं केयर ना करता तो कुछ कहता ही नहीं। अब बिहेवियर वही है, लेकिन उसका मीनिंग बदल दिया गया। रिफ्रेमिंग में सबसे कॉमन ट्रिक होती है विक्टिम को विलेन बना देना। आपकी रिएक्शन को क्रेजी, ओवर, इमोशनल या इमेच्योर कहा जाता है। अगर आप दुखी हुए तो कहा जाएगा कि आप वीक हैं। अगर आप एंग्री हुए तो कहा जाएगा कि आपको एंगर इश्यूज हैं। धीरे धीरे आप अपनी इमोशंस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि शायद सच में प्रॉब्लम आप में ही है। रीफ्रेमिंग का असर इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि हमारा दिमाग मीनिंग से ऑपरेट करता है, इवेंट से नहीं, मीनिंग से। एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग फीलिंग पैदा कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मीनिंग अलग है। डार्क NLP इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। मैनिपुलेटर रिपीटेडली वही फ्रेम देता है जब तक कि आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट न कर ले। धीरे धीरे आप खुद उस फ्रेम में सोचने लगते हैं। आपको बिना बोले गिल्ट फील होने लगता है। आप अपोलोजाइज करने लगते हैं इवन जब आपकी गलती नहीं होती। यही वो स्टेज होती है जहां मैनिपुलेशन सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि अब कंट्रोल बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा होता है। अब आते हैं एंकरिंग पर, जो डार्क NLP का और भी डेंजरस पार्ट है। एंकरिंग का मतलब होता है किसी इमोशन को किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस से जोड़ देना। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड, एक टोन, एक लुक या इवन एक टच। मैनिपुलेटर जानबूझकर आपको एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में डालता है और उसी समय कोई एंकर सेट करता है। मान लीजिए हर बार जब आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होते हैं, तब सामने वाला एक स्पेसिफिक टोन में आपकी क्रिटिसिज्म करता है या एक वर्ड यूज करता है, जैसे तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। उस मोमेंट में आपका दिमाग उस वर्ड को शेम या एंग्जाइटी से जोड़ लेता है। कुछ टाइम बाद सिर्फ वही वर्ड सुनकर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है, इवन अगर कॉन्टेक्स्ट हार्मलेस हो। एंकरिंग सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब हुआ, लेकिन सडनली आप नोटिस करते हैं कि किसी इंसान की आवाज, उसका मैसेज या उसकी प्रेजेंस से ही आपका मूड खराब हो जाता है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, चेस्ट हैवी लगती है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। यही एंकर ट्रिगर हो रहा होता है। मैनिपुलेटर्स एंकर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। उन्हें हर बार आपको एक्सप्लेन या आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती। बस वही टोन, वही लुक, वही साइलेंस, और आप इमोशनली श्रिंक हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं ही वीक हूं, जबकि सच ये है कि आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन किया गया है। सबसे स्केरी बात यह है कि एंकरिंग अक्सर प्यार और केयर के बीच में छुपी होती है। कभी कभी अप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म को मिक्स किया जाता है। पहले तारीफ, फिर सडनली डिसअप्रूवल। इससे आपका दिमाग अप्रूवल का आदी हो जाता है और डिसअप्रूवल से डरने लगता है। आप अननोइंगली मैनिपुलेटर को खुश रखने के लिए एडजस्ट करने लगते हैं। डार्क NLP में लैंग्वेज बहुत केयरफुली चूज की जाती है। वर्ड्स जैसे हमेशा, कभी नहीं, सब लोग, कोई भी समझदार इंसान, ये एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं। ये लॉजिक को बाईपास करके इमोशंस को हिट करते हैं। जब कोई कहता है तुम हमेशा चीजें बिगाड़ देते हो,
तो आपका दिमाग एग्जाम्पल्स ढूंढने लगता है, ना कि आर्गुमेंट करने लगता है। रिफ्रेमिंग और एंकरिंग मिलकर एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करते हैं जिसमें मैनिपुलेटर हीरो होता है और आप प्रॉब्लम बन जाते हैं। आप जितना एक्सप्लेन करते हैं उतना ही आप ट्रैप में फंसते जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटर एक्सप्लेनेशन को भी नए फ्रेम में डाल देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सेल्फ ट्रस्ट को होता है। जब आप बार बार अपनी फीलिंग्स पर डाउट करते हैं तो आप इनर वॉइस को इग्नोर करना सीख जाते हैं, और जब इनर वॉइस साइलेंट हो जाती है तब बाहरी आवाजें कंट्रोल लेने लगती हैं। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आपको पता होता है कि लैंग्वेज भी वेपन बन सकती है, तब आप वर्ड्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। आप बिहेवियर और वर्ड्स के बीच गैप देखना शुरू करते हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई आपको कैसा फील करा रहा है और क्यों। दूसरा स्टेप है पॉज लेना। डार्क एनएलपी स्पीड में काम करता है। क्विक रिएक्शंस, इंस्टेंट गिल्ट, इमीडिएट अपॉलॉजी, यही मैनिपुलेटर चाहता है। जब आप पॉज लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और रिएक्शन डिले करते हैं तो एंकर वीकन होने लगता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बाउंड्रीज। जब कोई आपकी रियलिटी को रिपीटेडली इनवैलिडेट करता है तो डिस्टेंस जरूरी हो जाता है। हर चीज को एक्सप्लेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यह समझना भी जरूरी है कि डार्क एनएलपी कोई मैजिक नहीं है। यह सिर्फ साइकोलॉजी की समझ है जो गलत इंटेंशन से यूज की जाती है। और नॉलेज का फायदा यह है कि जैसे ही आप पैटर्न पहचान लेते हैं उसका असर कम हो जाता है। आखिर में डार्क एनएलपी हमें यह सिखाता है कि वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होते, इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इसलिए कॉन्शियस रहना जरूरी है। जब आप कॉन्शियस होते हैं तो कोई आपकी रियलिटी को हाईजैक नहीं कर सकता। आप ग्राउंडेड रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और इमोशनली फ्री रहते हैं। और यही फ्रीडम असली पावर है। हम सबको प्यार अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छा लगता है। कोई अगर हमें स्पेशल फील कराए, तारीफ करे, समय दे तो दिल नेचुरली सॉफ्ट हो जाता है। यहीं से लव बॉम्बिंग की कहानी शुरू होती है। लव बॉम्बिंग सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में यह मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस और सबसे स्वीट दिखने वाला ट्रैप है। इसमें सामने वाला आपको चोट पहुंचाने से पहले आपको इतना ऊपर उठा देता है कि गिरने पर दर्द कई गुना ज्यादा होता है। लव बॉम्बिंग का मतलब है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्यार दिखाना। अचानक बहुत ज्यादा मैसेजेस, कॉल्स, कॉम्प्लीमेंट्स, प्रॉमिसेस, केयर, कंसर्न और फ्यूचर की बातें। आपको ऐसा फील कराया जाता है जैसे आप उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, तुम मेरी सोलमेट हो, मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। ये सब लाइंस बहुत जल्दी आने लगती हैं। रिलेशनशिप शुरू हुए कुछ ही दिन या हफ्ते हुए होते हैं, लेकिन इंटेंसिटी सालों जैसी होती है। यहीं पर पहला रेड फ्लैग छुपा होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इंटेंस लव अच्छा होता है। मूवीज, सॉन्ग्स और सोशल मीडिया हमें यही दिखाते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो फास्ट और डीप होगा। इसलिए जब कोई हमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार देता है तो हमें लगता है कि हम लकी हैं। हमें लगता है कि यह डेस्टिनी है, फेट है, लेकिन कई बार ये फेट नहीं, कैलकुलेशन होती है। लव बॉम्बिंग का मेन गोल होता है आपकी डिफेंसेस को डाउन करना। नॉर्मली हम किसी नए इंसान पर धीरे धीरे भरोसा करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं, लेकिन लव बॉम्बिंग में यह सब बाईपास कर दिया जाता है। इतनी तेजी से इमोशनल क्लोजनेस बनाई जाती है कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। आपका दिमाग नहीं, आपका डोपामिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई बार बार आपको अटेंशन देता है, आपकी तारीफ करता है, आपको प्रायोरिटी बनाता है, तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन वही केमिकल है जो एडिक्शन क्रिएट करता है, जैसे सोशल मीडिया, शुगर या गेमिंग। आपको अच्छा लगता है और आप उस फीलिंग को दोबारा चाहते हैं। धीरे धीरे आप उस इंसान से नहीं, उस फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, और यही ट्रैप है। लव बॉम्बिंग के दौरान सब कुछ परफेक्ट लगता है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, डिफरेंसेस नहीं दिखते। अगर कुछ गलत भी हो तो सामने वाला उसे चार्म से कवर कर देता है। वो कहेगा, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत केयर है। कंट्रोल को केयर का नाम दिया जाता है। जेलसी को लव कहा जाता है। ओवर पॉसेसिवनेस को प्रोटेक्शन बताया जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप उसी इंसान के आसपास अपनी लाइफ अरेंज करने लगे हैं। फ्रेंड्स से दूरी, फैमिली से कम बात, हॉबीज छोड़ना, यह सब साइलेंटली होने लगता है और आपको लगता है कि यह आपकी चॉइस है, लेकिन असल में इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट की जा चुकी होती है। फिर एक दिन कुछ बदलता है। वही इंसान जो हर समय अवेलेबल था सडनली डिस्टेंट हो जाता है। मैसेजेस लेट आने लगते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्स कम हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, आपको कंफ्यूज्ड फील होता है, आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। यही वो मोमेंट होता है जहां अब्यूज साइकिल शुरू होती है। अब आपका दिमाग उस इनिशियल फेज को याद करता है, वो इंटेंस प्यार, वो वार्मथ, वो अटेंशन। आप चाहते हैं कि वो फेज वापस आ जाए और मैनिपुलेटर इसी चाह का फायदा उठाता है। वो थोड़ी सी अटेंशन देता है, फिर वापस विथड्रॉ कर लेता है। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहलाता है और ये एडिक्शन को और स्ट्रांग बनाता है। लव बॉम्बिंग इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये अब्यूज से पहले आता है। अगर कोई शुरू से ही रूड या कंट्रोलिंग हो तो हम दूर हो सकते हैं, लेकिन जब अब्यूज से पहले आपको आसमान पर बिठा दिया गया हो तो आप अब्यूज को जस्टिफाई करने लगते हैं। वो बुरा नहीं है, बस स्ट्रेस्ड है। वो ऐसा नहीं था पहले। आप उसके पोटेंशियल से प्यार कर रहे होते हैं, रियलिटी से नहीं। कई लोग लव बॉम्बिंग को सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप से जोड़ते हैं, लेकिन ये फ्रेंडशिप्स, वर्क प्लेसेस और इवन स्पिरिचुअल ग्रुप्स में भी होता है। कोई मेंटोर आपको स्पेशल अटेंशन देता है, आपको बाकी लोगों से अलग दिखाता है। बॉस आपको जल्दी प्रमोशन के सपने दिखाता है। ग्रुप आपको चोजन वन फील कराता है। पैटर्न वही होता है, पहले एक्सट्रीम वैलिडेशन, फिर कंट्रोल। सबसे डेंजरस बात यह है कि लव बॉम्बिंग हमेशा फेक फीलिंग्स से नहीं होती। कई मैनिपुलेटर्स जेन्युइनली उस मोमेंट में इंटेंस फीलिंग्स फील करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स स्टेबल नहीं होती। उन्हें इंटेंसिटी चाहिए, डेप्थ नहीं। जैसे ही नॉवेल्टी खत्म होती है वो बोर्ड हो जाते हैं या कंट्रोल मोड में चले जाते हैं। एक हेल्थी रिलेशनशिप स्लो होती है, उसमें एक्साइटमेंट होती है, लेकिन साथ में सेफ्टी भी होती है। वहां आपको खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। वहां आपको डर नहीं लगता कि अगर आपने ना कहा तो सब खत्म हो जाएगा। लव बॉम्बिंग में ना कहना रिस्की फील होता है क्योंकि आपको डर लगता है कि प्यार चला जाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप टू परफेक्ट, टू फास्ट लग रही है तो रुक कर देखना जरूरी है। रियल लव कंसिस्टेंसी से बनता है, इंटेंसिटी से नहीं। रियल केयर टाइम लेती है। रियल कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट बना रहता है। इस ट्रैप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पेस को स्लो करना। अगर कोई आपको जल्दी पुश कर रहा है कमिटमेंट के लिए, एक्सक्लूसिविटी के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो पॉज लेना जरूरी है। जेन्युइन लोग आपके पेस का रिस्पेक्ट करेंगे, मैनिपुलेटर्स इरिटेट हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप वैलिडेशन के भूखे हैं, अकेलेपन से डरते हैं या जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो लव बॉम्बिंग आपको इजीली ट्रैप कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको पावर देती है। लव बॉम्बिंग का सच ये है कि ये प्यार नहीं होता, ये स्ट्रेटेजी होती है। प्यार आपको फ्री बनाता है, ट्रैप नहीं करता। प्यार आपको काल्म फील कराता है, एंग्शियस नहीं। प्यार में क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि प्यार में एक्साइटमेंट गलत नहीं है, लेकिन जब एक्साइटमेंट रियलिटी को ब्लाइंड कर दे तब खतरा शुरू होता है। स्लो डाउन करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही इमोशनल सेफ्टी देता है, और इमोशनल सेफ्टी के बिना कोई भी प्यार टिकाऊ नहीं होता। अगर कोई रिश्ता आपको खुद से दूर ले जा रहा है, आपकी बाउंड्रीज को कमजोर कर रहा है और आपको कॉन्स्टेंटली खुद को डाउट करने पर मजबूर कर रहा है, तो वो प्यार नहीं, लव बॉम्बिंग का ट्रैप हो सकता है। और उस ट्रैप से बाहर आना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ की निशानी है, क्योंकि असली प्यार आपको पकड़ता नहीं, आपको उड़ने देता है। हम अक्सर गैसलाइटिंग को एक झूठ या एक तेज मैनिपुलेशन की तरह समझते हैं। हमें लगता है कि कोई सामने वाला अचानक कुछ ऐसा बोलेगा जिससे हमें शॉक लगेगा और हम तुरंत पहचान लेंगे कि कुछ गलत है। लेकिन असल में गैसलाइटिंग इतनी सिंपल नहीं होती। ये एक स्लो प्रोसेस होती है, इतना धीरे धीरे चलने वाली कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि उसकी रियलिटी कब छिनने लगी। ये किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि दीमक की तरह होती है, जो अंदर ही अंदर सब खोखला कर देती है। गैसलाइटिंग एक बार का झूठ नहीं होता, बल्कि लगातार बोला गया आधा सच, डिनायल और डिस्टॉर्शन होता है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है, ऐसी चीजें जिन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते। मान लो आपने किसी से कुछ कहा और बाद में वो व्यक्ति कहता है, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। आप पहले सोचते हैं शायद मैं ही भूल गया हूं। क्योंकि बात छोटी थी तो आप उसे छोड़ देते हैं। यहीं से प्रोसेस शुरू होता है। शुरुआती फेज में गैसलाइटर सिर्फ छोटे इवेंट्स डिनाई करता है। वो आपकी मेमोरी को चैलेंज करता है, लेकिन बहुत सॉफ्टली। उसकी टोन कॉन्फिडेंट होती है, वो गुस्सा नहीं करता बल्कि कैजुअल रहता है। यही कॉन्फिडेंस आपको डाउट में डालता है। आप सोचते हैं अगर वो इतना श्योर है तो शायद गलती मेरी ही है। इस स्टेज पर विक्टिम खुद को रैशनल और मैच्योर समझकर एडजस्ट कर लेता है।
धीरे धीरे डिनायल बढ़ने लगता है। अब सिर्फ बातें नहीं, इमोशंस भी डिनाई होने लगते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको बुरा लगा तो जवाब मिलता है, तुम तो बेवजह हर्ट हो जाते हो या तुम बहुत सेंसिटिव हो। यहां फोकस आपकी फीलिंग से हटकर आपकी पर्सनैलिटी पर चला जाता है। प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं रहती, प्रॉब्लम आप बन जाते हो। गैसलाइटिंग का सबसे डेंजरस पार्ट यही है कि यह विक्टिम को धीरे धीरे सेल्फ डाउट सिखा देता है। आप अपनी मेमोरी पर भरोसा करना छोड़ने लगते हैं। आप अपनी परसेप्शन पर शक करने लगते हैं। आप बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? क्या मैं चीजों को गलत समझ रहा हूं? और जब ये सवाल हैबिट बन जाते हैं तब मैनिपुलेटर को एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत ही नहीं रहती। इस प्रोसेस में गैसलाइटर बहुत स्मार्ट तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाता है। वो एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करता है। उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता क्योंकि उसने नैरेटिव पहले से तैयार किया होता है। वहीं विक्टिम कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसकी रियलिटी लगातार चेंज हो रही होती है। कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का सबसे फर्टाइल ग्राउंड है। एक पॉइंट के बाद गैसलाइटिंग एस्केलेट होने लगती है। अब सिर्फ छोटे इवेंट्स नहीं, बड़े इंसिडेंट्स भी डिनाई किए जाते हैं। क्लियर प्रोमिसेस को नकार दिया जाता है, हर्टफुल वर्ड्स को जोक बताया जाता है, बाउंड्रीज को इमेजिनरी कहा जाता है। अगर आप एविडेंस दिखाओ तो कहा जाता है तुम कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाए या तुम हमेशा नेगेटिव एंगल से सोचते हो। इस स्टेज पर गैसलाइटर खुद को रीजनेबल और काम दिखाता है और विक्टिम को इमोशनल या अनस्टेबल। आउटसाइडर्स को भी वही इमेज दिखती है। अगर विक्टिम किसी से कंप्लेन करता है तो उसे कहा जाता है तुम ओवरथिंक कर रहे हो, क्योंकि गैसलाइटर पहले ही बैकग्राउंड में नैरेटिव सेट कर चुका होता है। विक्टिम सोशली भी आइसोलेटेड फील करने लगता है। धीरे धीरे विक्टिम अपनी मेमोरी एक्सटर्नल सोर्स से वैलिडेट करने लगता है। वो पूछने लगता है मैंने ऐसा कहा था क्या? वो ऐसा ही था ना? यही डिपेंडेंसी गैसलाइटर का गोल होता है। विक्टिम अब रियलिटी के लिए मैनिपुलेटर पर डिपेंड करने लगता है। क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है, इसका फैसला अब सामने वाला करने लगता है। गैसलाइटिंग में सबसे पेनफुल बात यह होती है कि विक्टिम खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके अंदर ही कुछ गलत है, शायद वो ब्रोकन है, शायद उसे थेरेपी की जरूरत है। गैसलाइटर कभी डायरेक्टली नहीं कहता कि तुम पागल हो, लेकिन उसका बिहेवियर आपको यही फील कराता है। यह प्रोसेस इतना ग्रेजुअल होता है कि विक्टिम को याद भी नहीं रहता कि वो पहले कितना कॉन्फिडेंट था। पहले वो अपनी बात पर स्टैंड ले सकता था, अब वो हर सेंटेंस के साथ अपॉलॉजी जोड़ता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे नहीं पता, शायद मैं ही कंफ्यूज हूं। लैंग्वेज भी बदल जाती है, सेल्फ ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाता है। गैसलाइटिंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होती, ये फ्रेंडशिप्स, फैमिलीज, वर्क प्लेसेस और इवन पेरेंटिंग में भी होती है। पेरेंट बच्चे की फीलिंग्स डिनाई कर देता है, बॉस एम्प्लॉई की मेहनत को इमेजिनरी बता देता है, फ्रेंड आपकी बाउंड्रीज को ड्रामा कह देता है। पैटर्न हर जगह सेम होता है, रियलिटी एरोजन। सबसे ट्रिकी बात यह है कि गैसलाइटर हमेशा विलेन की तरह बिहेव नहीं करता। कई बार वो केयरिंग, कंसर्न्ड और वरीड दिखता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है। कंसर्न के मास्क के पीछे कंट्रोल छुपा होता है और विक्टिम गिल्ट में आकर और ज्यादा ट्रस्ट दे देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।